हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी विलियम वर्ड्सवर्थ के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है और ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लिटरेचर के हर एक एग्ज़ाम के लिए। जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में विलियम वर्ड्सवर्थ को पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा और अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। जैसे कि EMRS का सिलेबस है, उसी में जो लिटरेचर वाला पोर्शन है उसमें जितने भी राइटर्स हैं उन सभी के हम MCQs करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में विलियम वर्ड्सवर्थ के MCQs किए थे जिसकी प्लेलिस्ट अलग से अवेलेबल है चैनल पर, और उसके बाद हमने PV शैली के MCQs किए हैं और अभी चल रही है हमारी सीरीज विलियम वर्ड्सवर्थ के MCQs की। ठीक है, आगे भी इसी कंटिन्यूएशन में ये वीडियोस चलती रहेंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। First question is the poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced by। तो जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की पोइट्री है मेनली वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है? ऑप्शंस आर द नेपोलियन वॉर, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर पुअर लॉज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? The poetry of Wordsworth and Coleridge was notably influenced by what should be the right answer? देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रोमांटिक एज की जितने भी राइटर्स थे या उनकी पोइट्री थी, तो रोमांटिक एज की जितनी भी पोइट्रीज थी उन पे इन्फ्लुएंस जो हुआ वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का हुआ था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्सर्टेड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द पोइट्रीज ऑफ रोमांटिक एज। इट सिग्नलाइज्ड द अराइवल ऑफ अ न्यू एरा ऑफ फ्रेश थिंकिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। रोमांटिक एज के राइटर्स की जो भी पोइट्री रही उन पर फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सेकंड। देखिए यहाँ पे है व्हाट इज द कॉमन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। अभी नीचे कुछ राइटर्स और उनकी पोएम्स के नेम गिवन है। अब इनमें पूछा जा रहा है इन सभी पोएम्स में कि एग्जैक्टली क्या चीज़ कॉमन है इनके अंदर। आई होप ये क्लियरली विजिबल होगा आपको। देखिए, फर्स्ट कहा गया वर्ड्सवर्थ द रिक्लूज। वर्ड्सवर्थ की का वर्क है द रिक्लूज। ऐसी शैली का वर्क है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, बायरन्स डॉन जून और कीट्स हाइपीरियन। तो ये अलग अलग राइटर्स के अलग अलग वर्क दिए हुए हैं और यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें क्या कॉमन चीज़ है। दे आर ऑल इलेजीज, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स, दे आर ऑल डिवाइडेड इनटू कैंटोस, दे आर वुमन सेंटर्ड पोएम्स। बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इन सभी में एक कॉमन चीज ये है कि दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स। ठीक है, ये सारी ही पोएम्स हैं और दूसरी बात ये अनफिनिश्ड पोएम रही हैं, ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे आर ऑल अनफिनिश्ड पोएम्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच रोमांटिक पोएट कॉइन्ड द फेमस फ्रेज स्पॉट ऑफ टाइम। किस रोमांटिक पोएट ने ये टर्म या ये फ्रेज कॉइन की? फ्रेज क्या है? स्पॉट ऑफ टाइम। ऑप्शंस आर जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, S.T. कॉलरिज, लॉर्ड बायरन। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। ये स्पॉट्स है, ये भी ध्यान रखना, स्पॉट्स ऑफ टाइम। तो ये जो फ्रेज है इसे कॉइन करने वाले कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। इन्होंने अपने किस वर्क में इस कॉन्सेप्ट को दिया था?
तो उस वर्क का नाम है द प्रिल्यूड। वेट अ मिनट, द प्रिल्यूड। ठीक है, ये इनका एक मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसमें इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया, स्पॉट्स ऑफ टाइम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिरिकल बैलेड इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो लिरिकल बैलेड के विषय में सही नहीं है। ठीक है, इसमें लिरिकल में सिंगल एल आ देगा, ना कि डबल एल। अभी देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। इट कैरीड ओनली वन बैलेड प्रॉपर विच वॉज कॉल्ड द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। Second is, it also carried pastoral and other poems. It carried a preface which Wordsworth added in 1800. It also printed from Gray's Elegy written in a country churchyard. तो कौन सी लाइन इसमें से आपको रॉन्ग नज़र आ रही है जो लिरिकल बैलेड के विषय में गलत है। तो जैसे हम फर्स्ट स्टेटमेंट देख सकते हैं, इट कैरीड ओनली वन बैलेड प्रॉपर विच वॉज कॉल्ड इट्स राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। ये बिल्कुल करेक्ट लाइन है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इट आल्सो कैरीड पेस्टोरल एंड अदर पोएम्स, दिस इज आल्सो राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट कैरीड अ प्रीफेस विच वर्ड्सवर्थ एडेड इन 1800। तो हम देखते हैं कि लिरिकल बैलेड का जो अगला एडिशन है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, वो 1800 में आता है, दिस इज आल्सो ट्रू। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, इट आल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इट आल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ इज फ्रॉम नेचर देन द कर्सर प्लेजर्स ऑफ माई बॉयश डेज एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स all gone by to me was all in all. In these lines from Tintin Abbey Revisited, Wordsworth is talking about। ऊपर जो लाइन गिवन है, इन लाइन्स के द्वारा वर्ड्सवर्थ अपने वर्क टिंटन एबी रिविजिटेड, इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लाइन्स को ध्यान से समझना है। लाइन्स कह रही हैं, फॉर नेचर देन द कर्सर प्लेजर ऑफ माई बॉयज डेज एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स ऑल गॉन बाय टू मी वॉज ऑल इन ऑल। ऑप्शंस आर द सेकेंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, सी बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेजेस in his relationship with nature, या फिर द थर्ड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। टिंटन एबी रिविजिटेड वर्क का नेम है जिससे ये लाइंस ली गई हैं, तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेजेस इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ इज विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। अकॉर्डिंग टू हार्डी, अ पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। विच इज दैट पोएम। यहाँ पे किस पोएम की बात की जा रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही एक गहरा प्रभाव है थॉमस हार्डी पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हार्डी, थॉमस हार्डी के अनुसार अ पर्टिकुलर पोएम, एक ऐसी पर्टिकुलर पोएम है बाय वर्ड्सवर्थ जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिसअपियर। तो वो किस पोएम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपको सोच के बताना है। Options are Michael, Tintin Abbey Revisited, The Idiot Boy, Leech Gatherer। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? तो यहाँ पे जिस पोएम की बात हार्डी कर रहे हैं वो पोएम है द लीच गैदरर।
ठीक है। लेकिन लीच गैदरर का एक और टाइटल है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो टाइटल क्या है? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्या है? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जो पब्लिश होता है 1807 में, ओके। इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम, जो इनका एक पोएटिक कलेक्शन था जिसका नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम, उसके अंतर्गत ये पब्लिश होता है, ठीक है, जिसका नाम था रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। वॉज ओरिजिनली रिटन इन 1802, और वास्तव में ये कब लिखा गया था? 1802 में लिखा गया था। 1807 में तो ये पब्लिश होता है, और 1802 में जब ये लिखा गया था उस टाइम पे इसका टाइटल था द लीच गैदरर, ठीक है। बाद में जब ये पब्लिश होता है 1807 में, तब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ओके। और इसी का डीप इन्फ्लुएंस पड़ता है थॉमस हार्डी पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ऐसा कौन सा वर्क है जिसको हम सोनेट अपॉन सोनेट कह सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा? ऐसा कौन सा वर्क है? ऑप्शंस आर लंडन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, फ्रेंड आई नो नॉट विच वे, नन्स फ्रैट नॉट एट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? सोचिए और आंसर कीजिए। सोनेट अपॉन सोनेट का कॉन्सेप्ट है इस वर्क के अंदर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है नन्स फ्रेट नॉट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टाइटल को ध्यान में रखना है, यही एक ऐसा वर्क है जिसको सोनेट अपॉन सोनेट का मतलब टाइटल दिया गया है या उसकी कैटेगरी में रखा गया है। ये पब्लिश कब होता है? 1807, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th is William Wordsworth's statement of purpose in publishing the lyrical ballads carries the following phrase. Complete the phrase correctly. देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है पब्लिश करने में लिरिकल बैलेड को, उसमें एक पर्टिकुलर फ्रेजेस है जिसको कंप्लीट करना है। उसे कंप्लीट करने के लिए देखते हैं ये फ्रेज, ये लाइन गिवन है, इसको देखते हैं। लाइन है टू चूज इंसिडेंट्स फ्रॉम कॉमन लाइफ and to relate or describe them throughout as far as possible dash। तो इस लाइन को हमें पूरा कंप्लीट करना है। ऑप्शंस हैं in a selection of language really used by men, in a relation to language really used by men, in a selection of language really used by common men, या इन डिफरेंस टू लैंग्वेज एक्चुअली यूज्ड बाय मैन। तो एग्जैक्टली ये जो लाइंस हैं आगे मतलब वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखी गई ये लाइंस है, इसको कंप्लीट करना है कि वर्ड्सवर्थ ने एग्जैक्टली अपने वर्ड्स में आगे क्या लिखा था। तो चूज इंसिडेंट्स फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब देम थ्रू आउट एज फार एज पॉसिबल। आगे लाइन क्या है कंप्लीट करने के लिए? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, वर्ड्सवर्थ ने जब प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड लिखा था उसमें ये डिस्क्राइब किया था आगे 1800 में, टू चूज इंसिडेंट्स फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब देम थ्रू आउट एज फार एज पॉसिबल इन अ सलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये लाइन है आगे की कंप्लीट, ध्यान में रखनी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th is the prelude, although begun as early as 1799 and finished in its first version in 1805, was not published until। देखिए, यहाँ पे प्रिल्यूड के बारे में चर्चा की जा रही है कि इसकी शुरुआत तो अर्ली एज 1799 मतलब 1799 में शुरुआत हो गई थी इसकी लिखने की, और इसको लिखकर फिनिश किया गया था 1805 तक। लेकिन ये कब तक पब्लिश नहीं हो पाई थी, या फिर ये कब पब्लिश होती है? 1815 में, 1820, 1830, 1850।
क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? यस, ये वर्क है जो पॉस्टमसली पब्लिश होता है, वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद उनकी वाइफ के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा 1850। ओके, 1850 में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय। वर्ड्सवर्थ का वर्क है प्रिल्यूड, इसमें द बॉय ऑफ विनेंडर अफेक्टेड है किससे? ब्लाइंडनेस से, डीफनेस से, म्यूटनेस से या फिर लेमनेस से? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय, यस, म्यूटनेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Now moving to the next question. 11th is which British university figures in William Wordsworth Prelude? विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रिल्यूड में किस ब्रिटिश यूनिवर्सिटी का जिक्र है या किसको फिगर आउट किया गया है? दुरहम, ग्लासगो, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? Yes, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कैम्ब्रिज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कैम्ब्रिज। जैसा कि आप जानते हैं कि द प्रिल्यूड क्या है? प्रिल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्शन टू रिक्लूज। ठीक है, आगे प्रिल्यूड इज अ पर्सनल पोएम, ये भी आपको पता ही है, पर्सनल है, ऑटोबायोग्राफिकल है। वर्ड्सवर्थ बिगन दिस इन 1798 एट द एज ऑफ 28 एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट थ्रू हिज लाइफ। अपने जीवन भर इस पे वर्क करते रहे। ही नेवर गेव इट अ टाइटल, इन्होंने कभी भी इसे टाइटल नहीं दिया था स्टार्टिंग में। ही कॉल्ड इट, और इन्होंने इसे क्या कह के बुलाया था? प्रिल्यूड का अगर सब टाइटल भी पूछा जाता है या इसका दूसरा नाम पूछा जाता है तो वो क्या है? द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड। ठीक है, द पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड। इट वॉज पब्लिश्ड 3 months आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ इन 1850 and his final name given to it by his widow Mary in Prelude, मतलब मैरी ने, इनकी वाइफ ने इस बुक को नेम दिया था द प्रिल्यूड, और इनकी मृत्यु के 3 month के बाद ये पब्लिश होती है। इन प्रिल्यूड बुक 6th, जैसे कि आपको पता है कि प्रिल्यूड टोटल कितनी बुक्स में लिखी गई है? 14 बुक्स में लिखी गई है। तो इन्हीं 14 बुक्स में से जो 6 नंबर की बुक है उसी का नाम है कैम्ब्रिज एंड दी आल्प्स। तो हो सकता है आगे आल्प्स के बारे में भी पूछ लिया जाए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जो बुक 6 है उसका नाम ही क्या है? वेट अ मिनट, उसका नेम ही है कैम्ब्रिज एंड दी आल्प्स। ठीक है, तो आल्प्स का और जिक्र किया है यहाँ पे। ओके, इन विच ही टॉक्ड अबाउट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और इसी बुक के अंदर ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Wordsworth comes out of a mood of despondency in his poem Resolution and Independence by interacting with a. Options are boatman, girl called Lucy, little cottage girl या फिर लीच गैदरर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस के दोनों टाइटल आपको ध्यान में रखने हैं। और टाइटल से ही आपको इसका आंसर भी पता चल जाएगा। यस, इसका राइट आंसर क्या है? लीच गैदरर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लीच गैदरर। द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ एक्चुअल एनकाउंटर विद अ लीच गैदरर on 30th October 1800 near his home at Dawn Cottage in Grasmere.
However, the poem was not written until May 1802, when Wordsworth experienced the despondency described in the poem while walking on Warton Fell near us, Swatter. It was during this walk that he recollected the emotions in tranquility and associated he leech gatherer he had met 2 years earlier with his current experience. Now moving to the next question. देखिए 13 is that poetry should portray the naked and native dignity of man was pronounced by, ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस आर मैथ्यू आर्नोल्ड, शैली, वर्ड्सवर्थ या फिर कॉलरिस्ट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दैट पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेकेड एंड नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 14, वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट एस्पाई द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन इन हिज पोएम डैफोडिल्स? बताइए। ऑप्शंस हैं हाई ऑन द हिल्स एंड वेल्स, ऑन द मिल्की वे एट नाइट, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज या फिर बिसाइड द ट्रीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, ये पोएम की लाइन में ही गिवन है, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 is when according to Wordsworth do the daffodils flash upon his inward eye? बताइए। ऑप्शन है when he is in jocund company, when he is in a vacant and pensive mood, when he is on his wanderings या फिर when he is asleep and dreaming। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ये लास्ट वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये सारे डैफोडिल्स थे हैं। अगर आपने पोएम रीड की है तो आप आसानी से इसके आंसर कर लोगे। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है व्हेन ही इज इन अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज poetry is emotions recollected in tranquility was said by, बहुत ही फेमस इनकी स्टेटमेंट है। इनफैक्ट पोइट्री की अगर डेफिनेशन कहीं लिखने के लिए बोली जाती है तो उसमें भी बहुत से लोग पोइट्री की डेफिनेशन इनकी इसी स्टेटमेंट से लिखते हैं कि पोइट्री इज एन इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और एक और फेमस लाइन है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो ये सब स्टेटमेंट देने वाले कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 17, पोइट्री शेड्स नो टीयर्स सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाय। ये लाइन्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? Poetry sheds no tears such as angel weep, but natural and human tears. Options are Wordsworth, Shelley, Coleridge, Keats. Easy question है, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, वर्ड्सवर्थ। लेकिन वर्ड्सवर्थ के किस वर्क से हैं ये बताइए। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई हैं, लेकिन अपने किस वर्क में कही गई हैं? प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में। वो भी ध्यान रखना है, प्रीफेस टू लिरिकल, वेट अ मिनट, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड। ठीक है, ध्यान में रखना है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 इज विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, अक्सर डेथ के बारे में या फिर उनके बर्न डेट के बारे में पूछ लिया जाता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 1770 तो सभी को पता रहता है,
ठीक है, जैसे कि आपको इनका टेन्योर पता ही है। वेट अ मिनट, ओके देखिए टेन्योर क्या है, 1770 टू 1850, ठीक है। लेकिन डेट बताइए, डेट क्या होगी, 2 अप्रैल, 7 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, 7 अप्रैल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, ये भी ध्यान रखना है, कुकर माउथ, एच और है आगे, ठीक है, कुकर माउथ। और ये कहाँ पर है जगह? यस, इन क्यूम्बरलैंड, इन क्यूम्बरलैंड, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 is which of the following statement is incorrect regarding William Wordsworth's most famous poem The Solitary Reaper? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर के विषय में इसमें से कौन सी लाइन इनकरेक्ट है या फॉल्स स्टेटमेंट है? देखिए फर्स्ट लाइन है, इट इज़ अ बैलेड इन 4 स्टैंजास, it was composed on 5th November 1805 and published in 1807 in his poetry collection Poems in 2 volumes. Next is, this poem is based on William Wordsworth's own experiences. It reflects Wordsworth's belief in the importance of the natural world, the power of memory and the human mind. तो बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए इसमें अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल सही है ये, इट इज़ अ बैलेड इन 4 स्टैंजास। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इट वाज कंपोज्ड ऑन 5th November 1805 एंड पब्लिश्ड इन 1807 इन हिज पोएट्री कलेक्शन पोएम्स इन 2 volumes, दिस इज आल्सो करेक्ट। एंड डी, इट रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ बिलीफ इन इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड पावर ऑफ मेमोरी एंड ह्यूमन माइंड, दिस इज आल्सो करेक्ट। लेकिन अगर हम सी ऑप्शन को देखते हैं, सी में कहा गया दिस पोएम इज बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ ऑन एक्सपीरियंस, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वर्ड्सवर्थ के अपने खुद के एक्सपीरियंस पे पोएम नहीं लिखी गई थी, ठीक है, ये ही इसकी एक स्पेसिफिक थिंग है, ठीक है। दिस पोएम इज यूनिक बिकॉज सॉलिटरी रीपर इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ समवन एल्स, ऑथर एंड फ्रेंड थॉमस विल्किंसन्स, ये नाम ध्यान रखना है, एज डिस्क्राइब्ड इन हिज टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन, ठीक है। जैसे कि थॉमस विल्किंसन इनके फ्रेंड थे और उन्हीं के जो उनका जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था, उन्होंने यात्रा की थी, एक टूर किया था टू द ब्रिटिश माउंटेन, तो वहाँ का उनका जो खुद का एक्सपीरियंस था थॉमस विल्किंसन का, उसके विषय में ये पोएम है, ठीक है, सॉलिटरी रीपर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल्स टू, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, फ्लड्स ऑफ वेव्स इन ओशियन, या फिर नेक्स्ट है स्वार्म ऑफ बर्ड्स इन द इवनिंग स्काई, या फिर स्ट्रूवन लीव्स इन ऑटम। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर? वर्ड्सवर्थ किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं? डैफोडिल्स के स्ट्रेच को, या डैफोडिल्स जो फ्लावर्स फैले हुए हैं दूर दूर तक उनको, अपनी पोएम डैफोडिल में, तो किससे कंपेयर करते हैं वो? यस, वो कंपैरिजन करते हैं द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। जैसे कि इनकी लाइन्स हैं डैफोडिल्स की, वो हैं कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन and twinkle on the milky way, they stretched in never ending line along the margin of a bay। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? फ्लावर्स की, डैफोडिल फ्लावर की, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 is Wordsworth recollects the daffodil in, options are summer evenings,
अ वैकेंट एंड पेंसिव मूड, हिज ओल्ड एज या फिर कंपनी ऑफ अदर्स। तो कब रिकलेक्ट कर रहे हैं? कब रिमेंबर करते हैं डैफोडिल्स को? व्हेन, फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिश ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, ये लाइन्स हैं जिनमें हमें देखने को मिल रहा है कि कहाँ पे, किस मूड में, वैकेंट एंड पेंसिव मूड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 is Wordsworth has described various stages of his association with nature. In which stage did he hear the still sad music of humanity? वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी स्टेजेस, अपनी लाइफ की बहुत सारी स्टेजेस को एसोसिएट करके नेचर के साथ डिस्क्राइब किया है। अब ये कह रहे हैं कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें वो सुनते हैं द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ऑप्शंस आर द वॉइस स्टेज, द इनिशियल स्टेज, द फाइनल स्टेज या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ही हियर्स। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Yes, the final stage. Option number C is the correct answer. Next is, how many daffodils did the poet see at a glance? तो ये फिगर ऑफ स्पीच में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कितने डैफोडिल्स को वो एट अ ग्लांस मतलब एक ही नज़र भर में देख लेते हैं। 10,000, 20,000, 10, only one। यस, जैसा कि लाइन है डैफोडिल्स की, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। ठीक है, तो कितने डैफोडिल्स? 10,000। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये पब्लिश कब होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। पोएम 1807 में ये पब्लिश होती है। और किसमें? इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। मतलब ये एक पोइटिक कलेक्शन है वर्ड्सवर्थ का जिसका नाम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ठीक है, इसी में ये पब्लिश होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24, वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स? पोएट ने डैफोडिल्स कहाँ देखे? अलोंग द मार्जिन ऑफ अ रिवर, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ पॉन्ड, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे या अलोंग द मार्जिन ऑफ एन ओशन। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25th इज, व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग? डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? वंडरिंग ओवर द क्लाउड्स, फ्लोटिंग हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, tossing their heads in sprightly dance। बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? What were the daffodils doing? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। नेक्स्ट इज, हु सेड? किसने कहा? देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मैं करा चुकी हूँ इसे। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है? ये इनके वर्क लिरिकल बैलेट से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 is, choose the correct option। 1
impulse from a vernal wood. The above line has been quoted from. ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है? One impulse from a vernal wood. Options are The Tables Turn, Tintern Abbey, The World is Too Much with Us, Ode to Duty. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. One impulse from a vernal wood. देखिए, ये जो लाइन ली गई है वो ली गई है द टेबल्स टर्न से. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 28 इज व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड. यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो पोएट लॉरेट कब बनते हैं? – 1798 में, 1805 में, 1843 में, 1850 में. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, ये पोएट लॉरेट बनते हैं 1843 में. और कब तक रहते हैं? अपनी मृत्यु तक, मतलब 1850 तक. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है. देखिए, कब से कब तक रहे पोएट लॉरेट? तो 1843 से लेकर 1850 तक, यानी 7 ईयर्स. Now moving to the next question. 29 is Wordsworth has expressed his views on transmigration of the soul in his poem. किस पोएम में अपने व्यूज़ दिए हैं on transmigration of the soul in his poem? Options are The Prelude, Ode to Duty, Ecclesiastical Sketches या फिर Ode on the Intimation of Immortality. बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Wordsworth has expressed his views on transmigration of the soul in his poem Ode on the Intimation of Immortality. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये कंप्लीट कब होती है? तो ये भी ध्यान रखना है, 1804 में कंप्लीट होती है. पब्लिश्ड आपको पता ही है, इनका एक पोएटिक वॉल्यूम आया है, पोएटिक कलेक्शन है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम. 1807 में ये पब्लिश होती है. पोएम भी उसी से रिलेटेड है. द पोएम is split into 3 movements of the first 4 stanzas discuss death and the loss of youth and innocence. The second 4 stanzas discuss the divine and the final 3 stanzas express hope that the memory of the divine will allow us to sympathize with our fellow men. Okay, now moving to the next question. और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा. Who has written Peter Bell among the following? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसने पीटर बेल लिखा है? ऑप्शंस आर विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन. तो ईजीएस्ट वन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम. ये भी ध्यान रखना है, पीटर बेल क्या है? एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है और ये लिखी जाती है 1798 में और पब्लिश होती है 1819 में. ठीक है, काफ़ी लंबे गैप के बाद ये पब्लिश होती है. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है. ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू.